Okay, so today we would be doing the topical practice questions of the chapter Cost, Revenue and Profit. So let's start with this chapter. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So chapter is Cost, Revenue and Profit. Starting with the first question. The first question is define cost, 2 marks. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कॉस्ट, 2 मार्क। तो आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। आपको याद है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। ऐसा ही है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखनी हो क्वेश्चन नंबर 1 की, तो व्हाट डेफिनेशन कैन आई राइट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? तो आपने मुझे बोला सर आंसर नंबर 1। बेटा जो जो बच्चा साथ साथ लिख रहा है वो साथ साथ भी लिख सकता है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो डेफिनेशन हो सकती है any expenditure incurred in manufacturing a good or service is known as cost. ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है सीधा सीधा कि कॉस्ट क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। नाउ सपोज कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये पेंसिल बनाने के लिए 5 रुपए का मटेरियल, 6 रुपए की लेबर और 2 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लग रहा है। तो 5 रुपए का मटेरियल, 6 रुपए की लेबर और 2 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 6 11 11 और 2 13। तो मेरे प्रोडक्ट को बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो $13 हो जाएगी, ठीक है। बेटा ये माइक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चंस है, आपकी बुक के अंदर कॉस्ट रेवेन्यू का चैप्टर है, उसके पीछे साथ ही क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो इनके आंसर्स लिखवा रहा हूं, तो साथ साथ करोगे तो एक होमवर्क नहीं होगा, ये क्लास में ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि डिफाइन कॉस्ट। तो डिफाइन कॉस्ट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को हम लोग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्राम के थ्रू आप बताओ कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आपको याद होना चाहिए फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी। इसकी 2 एग्जांपल आपको दी गई थी, रेंट एंड सैलरी। चाहे मैं इस रूम के अंदर, इस क्लास रूम के अंदर मैं 1000 बच्चे पढ़ा लूं या मैं 10 बच्चे पढ़ाऊं, मुझे रेंट उतना ही देना है। चाहे स्कूल में एक बच्चा आए, चाहे स्कूल में 100 बच्चे आ जाएं, उस क्लास में 100 बच्चे बैठे या स्कूल में एक बच्चा बैठे, मुझे सैलरी हर हाल में मिलनी है। सो दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ वेरी नहीं करती, वो चेंज नहीं होगी, वो हर हाल में होनी होनी है। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ चेंज होती है। जितने ज्यादा यूनिट्स हैं उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट है, जितने यूनिट्स कम है उतनी वेरिएबल कॉस्ट भी कम है। एग्जाम्पल सर, जैसे कि जिस दिन से जितनी ज्यादा मैं इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स इस्तेमाल करूंगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जितने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स कम इस्तेमाल होंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल कॉस्ट है। सर कोई और एग्जांपल? सेकंड एग्जांपल इज वेजेस। जितने ज्यादा आवर्स काम करूंगा उतनी ज्यादा वेज होगी, जितनी लेबर ज्यादा हायर करूंगा उतनी ज्यादा वेज होगी। तो वेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल कॉस्ट है, रेंट सैलरी फिक्स कॉस्ट है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं चैट बॉक्स पे फिक्स कॉस्ट का कर्व का शेप क्या था, वेरिएबल कॉस्ट के कर्व का शेप क्या था, तो आपको याद होगा। आई होप जिस जिसने रिवाइज करा है उसको याद होगा, ठीक है। तो मुझे जरा बताएं क्या डायग्राम बन सकती है। सैलरी इज मंथ, सैलरी, एक बच्चे ने पूछा है कि सैलरी और वेज में क्या फर्क है। बेटा सैलरी इज मंथली, वेज इज आवरली और वीकली, ठीक है। एक बच्चे ने बताया सर फिक्स कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा, वेरिएबल की एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। बिल्कुल, गुड गुड। तो मैं इधर लिखूं फिक्स कॉस्ट, fixed cost is a cost which does not changes,
fixed cost is a cost which does not changes irrespective with the level of activity. सर कोई एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं. एग्जाम्पल रेंट एंड सैलरी. ठीक है सर. फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी, चाहे कुछ भी एक्टिविटी लेवल हो, वो हर हाल में इनकर होगी. वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट which changes. Variable cost is a cost which changes with the level of activity. ये वो कॉस्ट है जो कि एक्टिविटी यूनिट्स के साथ साथ वेरी करती है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वेजेस. The more units a business produces, the more units a business produces, the more variable cost it will incur. जितना ज्यादा बिजनेस आउटपुट बनाएगा उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी. मतलब जितने ज्यादा यूनिट्स बनेंगे उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी. सर दोनों की डायग्राम बना दे प्लीज. बेटा फिक्स कॉस्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती. वेरिएबल कॉस्ट की अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी. अब देखना क्यों. देखें, सबसे पहले आपने दो एक्सेस बना दी. लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ऊपर कॉस्ट लिख दिया और बेटा नीचे आपने लिख दिया यूनिट्स. ऊपर आपने लिख दिया कॉस्ट, नीचे आपने लिख दिया यूनिट्स. ठीक है, ऊपर आपने कॉस्ट लिख दिया, नीचे आपने यूनिट्स लिख दिया. सही करा है भाई. ऊपर आपने कॉस्ट लिखा, नीचे आपने यूनिट्स लिखा. ठीक है, फिर आपने फिक्स कॉस्ट की लाइन बना दी. कौन सी? आपने फिक्स कॉस्ट की लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल. क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी लेवल हो, ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी. क्योंकि आप ज्यादा यूनिट्स बनाओ कम यूनिट्स बनाओ, ये कॉस्ट अपनी जगह पर कांस्टेंट होगी. तो चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 2 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 3 यूनिट बनाऊं, ये कॉस्ट अपनी जगह पर कांस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं होगी. सर इसकी कोई एग्जांपल दी है आपने? यस, आई हैव गिवन द एग्जांपल, दैट इज रेंट एंड सैलरी. ठीक है सर. फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी. सर वेरिएबल कॉस्ट की क्या डायग्राम बनेगी? इट्स अगेन वेरी इजी. बेटा सवाल ने मांगी है तो बनानी है बेटा, वरना नहीं बनानी. वैसे 4 नंबर के सवाल में नहीं होती. दीज आर माई ओन मेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है सर. अब क्या डायग्राम बनेगी? ऊपर अगेन आपने लेबलिंग करी कॉस्ट, नीचे अगेन आपने लेबलिंग कर दी यूनिट्स. ठीक है, ऊपर आपने लेबलिंग करी कॉस्ट, नीचे आपने लेबलिंग करी यूनिट्स. सही. अब आप सुनिएगा, ये मैंने अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बना दी जीरो से स्टार्ट करती हुई. ये मैंने जीरो से स्टार्ट होती हुई एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाई और इस लाइन का नाम है वेरिएबल कॉस्ट. सर ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाई? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनी है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ. अब सुनिएगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनी है क्योंकि यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, और यूनिट्स जब कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी. इसलिए दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है. इस वजह से ये अपवर्ड बनी है. ठीक है, तो आपने क्या बोला? दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए ये अपवर्ड बनी है. तो आप देखो जरा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे तो आप देखो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी. ठीक है, आप चेक कर लें. तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर होगा. ठीक है, सही. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन. अच्छा सर, फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों है? क्योंकि चाहे यूनिट्स बढ़े या यूनिट्स कम हो, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी. सही. ये क्वेश्चन नंबर 2 था.
क्वेश्चन नंबर 3 मुझे याद है तो मैं पढ़ नहीं रहा, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। डिफाइन टोटल कॉस्ट एंड मेंशन इट्स फॉर्मूला, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफाइन टोटल कॉस्ट एंड मेंशन इट्स फॉर्मूला। तो आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यार ये टोटल कॉस्ट क्या है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? एनीवन? आंसर नंबर 3, व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट को मिला के बनी है। कौन कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। गुड। टोटल कॉस्ट की डायग्राम भी हमें आती है, हम डायग्राम भी वापस बनाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक पूरा रिवाइज होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं हम लोग। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट, total cost is the sum of both fixed cost and variable cost, and the formula is and the formula is and the formula is total cost is equal to fixed cost प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो सवाल ने डायग्राम नहीं मांगी, लेकिन मैं इसलिए बनाऊंगा ताकि आपका और पक्का हो जाए। हम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हमारा का पूरा टॉपिक जो है वो आपका रिवाइज होगा। तो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप गौर करिएगा टोटल कॉस्ट की भी। तो देखें, सबसे पहले आपने दो एक्सिस बना दिया। अगेन ऊपर एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया कॉस्ट, नीचे एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया यूनिट्स। सही। सर फिक्स कॉस्ट की लाइन अभी आपको सिखाई है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये देखें, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल। जीरो से एक अपवर्ड लाइन शुरू हुई, उसका नाम वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले इतना बना देता हूं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये फिक्स कॉस्ट है, ये जो अपवर्ड लाइन है ये है वेरिएबल कॉस्ट। अब आप याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होगी। टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होगी। तो देखें, ये एक और लाइन मैंने बनाई है ऑरेंज पेन से। ये जो लाइन ऊपर से शुरू हो रही है, इस लाइन का नाम है टोटल कॉस्ट। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है टोटल कॉस्ट। तो बेटा, फिक्स कॉस्ट की लाइन मैंने बना दी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जीरो से अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बना दी, और फिक्स कॉस्ट के ऊपर से जो लाइन शुरू होगी उस लाइन का नाम है टोटल कॉस्ट। ठीक है। फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल है क्योंकि वो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जीरो से स्ट्रेट लाइन होती है, और टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है, उस स्ट्रेट लाइन का नाम टोटल कॉस्ट है। ओके, सो 3 क्वेश्चंस आर डन। अच्छा जी, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट 2 मार्क। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा? क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट। तो बेटा आपको याद है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती थी? एडिशनल यूनिट को बनाने की जो एडिशनल कॉस्ट थी उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते थे। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या थी? अगर आपको याद हो तो मार्जिनल कॉस्ट होती थी एडिशनल गुड को बनाने की एडिशनल कॉस्ट, और उस एडिशनल कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते थे। तो लिखूं, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल और एक्स्ट्रा कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग of producing every additional unit, और एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है। जैसे कि भाई पहला यूनिट बना रहा हूं मैं, पहला यूनिट में बना रहा हूं, मुझे कॉस्ट लग रही है 1000 रुपए की। दूसरा यूनिट में बना रहा हूं तो मुझे कॉस्ट लगेगी
1300 रुपए की। तो बताओ एडिशनल एक यूनिट की एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी? 300 की। तो ये जो 300 है ये मेरी बेटा मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल यूनिट को बनाने की एडिशनल कॉस्ट। तो फर्ज कर लो भाई तीसरा यूनिट जब मैं बनाना शुरू हुआ, तीसरा यूनिट जब मैंने बनाया तो फर्ज कर लो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगी वो लग गई 1350। तो अब एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी? अब लगी $50। तो ये जो एक्स्ट्रा $50 है ये तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 तक सब साथ है मेरे? प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे जरा सब जवाब दे दें। क्वेश्चन नंबर 4 तक सब साथ है मेरे भाई? Question number 5 is a good question. Question number 6 is also a good question. Question number 5. Explain the difference between average fixed cost and average variable cost. Question number 5. Explain the difference between average fixed cost and average variable cost. ये तीनों को मिला के तो एडिशनल 50 रुपए थी। चलें आगे। Explain the difference between average fixed cost and average variable cost. तो जरा कोई बच्चा बताएगा ये एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या फर्क है? एनीवन हु वांट टू कंट्रीब्यूट कि ये एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या फर्क है? कोई बच्चा बताएगा? वरना मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। अब सुनिएगा बेटा, आज आपको वापस सिखा रहा हूँ। इधर मैंने लिख दिया एवरेज फिक्स कॉस्ट, इधर मैंने लिख दिया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सुनना आप गौर से। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। सर जिस भी चीज का फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, जिस भी चीज का एवरेज चाहिए ना उस चीज को ऊपर रखना और नीचे यूनिट चाहिए हमेशा। तो हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट का एवरेज। तो ऊपर आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ऊपर आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और नीचे आएगा टोटल यूनिट्स। सर ये एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब एक यूनिट पर यूनिट। एवरेज मतलब एक यूनिट, एक यूनिट मतलब पर यूनिट। तो इसका मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की जो फिक्स कॉस्ट होगी उसको बोलेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसको बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब सुनना। सर मेरा रेंट 1000 रुपए था, पहले मैं एक बच्चा पढ़ा रहा था। तो ये जो 1000 रुपए का रेंट है ये एक बच्चे में स्प्रेड हो रहा था। फिर आराम आराम से अल्लाह ने बरकत डाली और वो 20 बच्चे पे मैं पहुंच गया। तो अब मेरा रेंट हो जाएगा 50। मतलब अब मेरा ये जो 1000 रुपए है ये 20 स्टूडेंट्स में स्प्रेड कर रहा है। तो मैंने ये सीखा लॉ भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट के मुताबिक कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती रहेगी। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमजा ये दिन ब दिन नंबर ऑफ यूनिट्स पे ज्यादा स्प्रेड होगी। ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे ये स्प्रेड होना शुरू होगी, इसलिए जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती रहेगी। ठीक है, ये तो हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट का सीख लिया। सर अब मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बताओ? हाँ जी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कैन यू गाइस प्लीज टेल मी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कोई बच्चा बताएगा? जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी और जैसे जैसे यूनिट्स कम होंगे वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि ये वेरी करती है। सही है, ऐसा ही है। करके देखें। फर्ज करो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 2000 और 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो कितनी आ गई भाई? ये आ गई आपकी
200 पर यूनिट। ठीक है, ये आ गई कितनी, ये आ गई 200 पर यूनिट। अब मेरी कॉस्ट हो गई 4000, मेरे यूनिट हो गए 200। तो अगेन अब कितनी हो गई, अब हो गई 20 पर यूनिट। ठीक है, तो देखो देखो यूनिट्स के बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं दोनों को लिख दूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आए क्वेश्चन नंबर 5, हमें दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है। ठीक है, आंसर नंबर 5। चले आए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट is per unit fixed cost and it starts to decrease and it starts to decrease and it starts to decrease at output starts to increase as it will spread over a large number of units. ठीक है, as it will spread over a large number of units। ठीक है, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स पर स्प्रेड हो जाएगी। सही, क्लियर है भाई ये? सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। Average variable cost is per unit variable cost and it changes with the level of activity and it changes with the level of activity। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अजय सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑन एवरेज कॉस्ट एज आउटपुट चेंजेस। यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन एवरेज कॉस्ट एज आउटपुट चेंजेस। अगर आउटपुट चेंज होगा तो इसका एवरेज कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अब आप मेरी बात सुनना, मुझे जरा कोई बच्चा चैट बॉक्स पे बता दे कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस चीज को कहते हैं। जरा कोई बच्चा मुझे ये बता दे पहले। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसको कहते हैं? बेहतरीन मोइज। तो इन्होंने बताया है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। ऐसा ही है, तो आए जरा इसको आगे लेके चलते हैं। बेटा जब एक बिजनेस, गौर से सुनिएगा आप मेरी बात, जब एक बिजनेस बड़े पैमाने पे एक लार्जर स्केल पे काम करता है तो उसको कुछ फायदे मिलते हैं, और उन बेनिफिट्स को, उन फायदों को हम लोग कहते हैं एवरेज कॉस्ट का कम होना। तो एवरेज कॉस्ट के कम होने को क्या कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब एक बिजनेस लार्जर स्केल पे, बड़े स्केल पे काम करेगा तो उस बिजनेस को कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, और उन एडवांटेजेस को हम लोग कहते हैं एवरेज कॉस्ट का कम होना। क्या कहते हैं उनको? एवरेज कॉस्ट का कम होना। लेकिन अगर वही बिजनेस लार्जर स्केल पे कंटिन्यू करता रहेगा ऑपरेट करना, और वो ओवर एक्सपेंशन करता है, तो फिर उसकी एवरेज कॉस्ट वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी, और एवरेज कॉस्ट के बढ़ने को हम लोग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। सर सवाल ये है कि बाद में एवरेज कॉस्ट क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जब बिजनेस ओवर एक्सपैंड होगा तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे इसकी सबसे आसान एक अच्छी एग्जांपल है,
पिज्जा हट इज नो मोर इन पाकिस्तान। उसने इतना एक्सपेंड करा कि वो अपनी क्वालिटी को, अपने कस्टमर को, किसी भी चीज को मेंटेन नहीं कर सका एंड ही गेट्स आउट ऑफ द मार्केट। सर एक ऐसा बिजनेस जो एक्सपेंड कर रहा है लेकिन वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस नहीं कर रहा, उसका नाम है कुलाची। क्योंकि आप जब भी उधर खाना खाने के लिए जाओ तो ही प्रोवाइड्स दी सेम क्वालिटी, ही प्रोवाइड्स दी सेम टेस्ट, ही प्रोवाइड्स दी सेम एम्बियंस, ही प्रोवाइड्स दी सेम कस्टमर सर्विस एज वेल। तो ये सर कैसे याद रखें हम लोग? बेटा आप याद रखना, शुरू में एवरेज कॉस्ट कम होगी, वक्त के साथ साथ एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिकॉज शुरू में इंसान एफिशिएंट होता है, मेहनत करता है, जान मारता है। बाद में इंसान इनएफिशिएंट होगा, ढीला पड़ जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट बाद में बढ़ जाएगी। क्योंकि शुरू में आउटपुट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। बाद में कॉस्ट ज्यादा है, आउटपुट कम है। तो कॉस्ट के ज्यादा होने को डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट के कम होने को इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आए शुरू करें हम लोग। तो अगर मुझे एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्रिएट करना, इफ आई वांट टू क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है गाइस? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? जो चीज चाहिए वो ऊपर रखूं तो कॉस्ट चाहिए ना, एवरेज कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स, दिस कैन बी योर फॉर्मूला। ओके ओके, चलें आए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एवरेज कॉस्ट is per unit cost of producing each unit, and the formula is total cost upon total units। ठीक है, this is the formula। as a business starts to expand, as a business starts to expand as a business starts to operate on a larger scale, as a business starts to operate on a larger scale, so it will get some advantages, so it will get some advantages, that is a fall in per unit average cost, known as economies of scale। तो बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, राइट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है बेटा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, राइट। मोर ओवर if a business will continue to expand, so it will get disadvantages of operating on a larger scale, as it will be inefficient as it will be inefficient leading to rise in पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, जिसकी वजह से पर यूनिट एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। और एवरेज कॉस्ट के बढ़ने को क्या कहते हैं?
डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो लिख दो राइज इन पर यूनिट एवरेज कॉस्ट नोन एज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, ऐसा ही है। चलें आगे, सुनिएगा। सर एवरेज कॉस्ट की डायग्राम क्या बनेगी बेटा? एवरेज कॉस्ट की डायग्राम बनेगी यू शेप्ड कर्व। एवरेज कॉस्ट की क्या डायग्राम बनेगी? एवरेज कॉस्ट की डायग्राम बनेगी यू शेप्ड कर्व। तो ऊपर लिख दिया कॉस्ट, नीचे लिख दिया यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट की क्या डायग्राम बनेगी? यू शेप्ड कर्व बनेगा। ऊपर लिख दिया कॉस्ट, नीचे लिख दिया यूनिट्स। ओके। एवरेज कॉस्ट की क्या डायग्राम बनेगी? नीचे लिख दिया कॉस्ट और ऊपर लिख दिया यूनिट्स। ठीक है। अब बताओ एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या है? एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड है। एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड है। तो बेटा ये यू शेप क्यों है? क्योंकि आप देखो शुरू में एवरेज कॉस्ट कम हो रही है और फिर वक्त के साथ साथ एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। शुरू में एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, मतलब शुरू में अचीव हो रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और फिर वक्त के साथ साथ एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, तो बाद में अचीव हो रहे हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। राइट, ऐसा ही है। सही है भाई, यहां तक सब साथ है। क्वेश्चन नंबर 6 तक। इज इट क्लियर गाइस? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या सब साथ है मेरे? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 7। वी डोंट नीड टू डू क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि हमने इनडायरेक्टली इसको कर लिया है। ठीक है, ये हो चुका है इनडायरेक्टली। ओके। Yeah, I'm gonna send the PDF. Don't no need to worry. Okay. Next question. Question number 8. Define total revenue and state its formula. 2 mark. तो यार ये total revenue क्या है? Okay, I'm gonna send. Do give me a reminder at 11 p.m. Okay. So question number 7 क्या है? Define total revenue. Define total revenue and state its formula. तो यार ये total revenue क्या है? Total revenue क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? टोटल रेवेन्यू इज टोटल सेल्स, टोटल इनकम ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की टोटल अर्निंग्स को हम लोग टोटल रेवेन्यू कहते हैं। राइट, याद आ गया आप लोग? सर ये टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल इनकम ऑफ प्रोड्यूसर। आए क्वेश्चन नंबर 8 को लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी अगेन। क्वेश्चन नंबर 8। Total revenue is total income of the producer and it is calculated by the formula price into quantity. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे याद है कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अभी आपने हमने सीखा मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू होगा एडिशनल रेवेन्यू। हमने अभी सीखा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू होगा। राइट, इधर लिख दें जल्दी से। अगर कुछ रह जाए तो आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा प्लीज, एक आध सवाल। वैसे तो कोशिश यही है कि पूरा हो जाए। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल और एक्स्ट्रा रेवेन्यू earned from selling every additional from selling every additional और एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट रेवेन्यू। तो इधर लिख दें भाई जरा, एवरेज रेवेन्यू इज पर यूनिट रेवेन्यू
average revenue is per unit revenue earned from selling each unit. एवरेज रेवेन्यू होता है एक यूनिट का रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल यूनिट्स, ठीक है। एंड द फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू upon total units. Okay, so we are done with 9 questions, right? We are done with 9 questions. Okay, last question. Let's proceed. आ जाए last question. Explain the effect of increase in cost on a company's profit. This is your homework. कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनी के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट कम होगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो मुझे फिर सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, जिससे सेल्स कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो 6 मार्कर क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स, यू कैन राइट एनी 3 पॉइंट्स। कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस होंगे। 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने ला दिए, एक एक्सपेंस वाला, एक सेल्स वाला और एक डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला, ठीक है। सो ये हो जाएगा। सो वी आर डन, ऑफिशियली वी आर डन विद द टॉपिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। So जिसको क्लियर है, they can just leave me a thumbs up or an okay on the chat box and you guys can just leave. Thank you so much for your coordination. Jazakallah. Allah Hafiz.